प्रोग्राम हम लोग मेजबान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, गर्मी, गर्द, गदागर, गोरिस्तान, ये है मुल्तान। यही है वो तारीखी शहर जिसको औलिया कराम के मस्कन की वजह से मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। अपनी नौयत के इस तारीखी शहर के अंदर जहाँ पे औलिया और सूफिया कराम ने अपने अपने औकात में, अपने अपने अदवार में डेरा डाला, इस शहर के अंदर मुदस्सरा ने किस तरह से 12 साला ताल्लुक़ पे मुश्तमिल एक ख़ानदान के बच्चे को अगवा किया और उस अगवा के बाद उस सफाक लड़की ने अपनी माँ और मंगेतर के मशवरे से उस 8 साला नन्हे मासूम अब्दुल्ला को किस तरह से कत्ल करवाया, ये कहानी आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो कि अब्दुल्ला जैसे बच्चों के माँ बाप हैं, अपने बच्चों की हिफाजत इस समाज में, इस मुआशरे में करने की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर फितरत ने डाल दी है, उसका इदराक कर सकें और अपने बच्चों की इन दरिंदों से बचत के लिए जो भी हिफाजती इक़दाम हों वो उठा सकें। नाज़रीन, हम 8 साला मासूम अब्दुल्ला के घर पहुंच गए हैं। मुझे नहीं पता कि उसकी वालदा, उसके घर वालों, उसके दीगर ख़ानदान के लोगों से क्या बात करनी है, लेकिन ये कहानी, ये दर्दनाक कहानी उसी ख़ानदान से सुनते हैं जिसके ऊपर एक क़यामत गुजर रही है। नाज़रीन, इंसानियत के नाम पे धब्बा हसन और मुदस्सरा को 1 करोड़ रुपया तो नई जिंदगी शुरू करने के लिए नहीं मिला, लेकिन एक बेबस माँ को वो बेबस छोड़ गए जिसके पास सिर्फ अपने बेटे की यादों में आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं। उस अनफॉर्चुनेट फैमिली के साथ हम मौजूद हैं मुल्तान में, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम सब समझते हैं कि आप किस कर्ब से, किस दुख से इस वक्त गुजार रही हैं, न सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा ख़ानदान, बच्चे आपके। अब्दुल्ला, आपका जो 8 साला बेटा था, वो किस तारीख को कैसे गायब हुआ? संडे के दिन था, 18 तारीख थी, असर और मगरिब के दरमियान था। वो मुदस्सरा को कॉल की और मेरे भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो गया और उधर डेथ भी मेरे कजन के मियाँ की हुई थी। मैं वहाँ चली गई और रास्ते में मैंने कॉल की, उनको मेरे घर में बहुत आना जाना था। मैंने उनको कहा मेरा अब्दुल्ला आज घर है छूटने वाला। एक मिनट, आपने किसको कॉल की? मुदस्सरा को। 18 तारीख को मुदस्सरा ने खुद आके अब्दुल्ला को घर से लेके गई? पहले उसको खुद लेके गई है, बाद में पहले मैंने उसको कहा मेरे बच्चों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है, ख्याल करना, लेकिन उन्होंने ख्याल ना किया। मैंने मुदस्सरा से सवाल किया, मुदस्सरा मेरा बेटा कहाँ पे है? कहती आंटी मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी मम्मा तुम्हारे घर में ही है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो ये दोनों बेटे मेरे खेल रहे थे, उसकी मम्मा किचन से निकल रही थी। मैंने उसको पूछा बाजी अब्दुल्ला कहाँ है? कहती है वो नीचे चीज लेने गया है, लेकिन मैंने पानी भी ना पिया। वो मेरा बेटा एक मिनट भी मेरे से नहीं जुदा हो सकता था, लेकिन मैं फौरन गलियों में भागी। वो मेरे आगे थी, मैं उसके पीछे थी, लेकिन मैं गलियों में ढूंढती रही और मैं बड़ी दूर तक निकल गई ढूंढती ढूंढती। मैं रात को 1 बजे वापस आई, मेरा बच्चा मुझे ना मिला। मेरे मियाँ की 6 साल हो गए डेथ हुए। मेरा बच्चा 1.5 साल का था, उसका फौत हुआ था। मैंने ये 3 बच्चे इनको पाला, मैं इनके सिर तक अपना गुजारा कर रही थी और मेरे नीचे मकान का किराया आता था। मैं हेपेटाइटिस सी की खुद मरीज हूँ। मैंने अपनी जिंदगी नहीं देखी और बच्चों को वक्फ कर दिया। मैंने अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने ये कहा ये मेरा बच्चा पढ़ जाएगा और कुछ बन जाएगा। मेरी इंतजा यही है कि खून का बदला खून, जिन्होंने मेरे बच्चे की जुबान काट दी, गर्दन भी काट दी और पानी में डुबो कर माना मरी। मेरे छोटे से बच्चे की उन्होंने कहा मैं पापा जाना, उन्होंने यहाँ से जुबान भी काट दी
और उसकी गर्दन भी काटी, ये भी थोड़ों से काटा, उसका कक ना छोड़ा। फिर उसकी सांस ना निकले, वो उसको पानी में डुबो कर उसकी सांस निकाल दे। फिर उन्होंने लावारिस करके कसी कितने नाले में डाल दिया। वहाँ की खाने वाल की पुलिस ने देखा और वहाँ से उठाया और लावारिस करके खाने वाल में दफना दिया। लेकिन मैं तो अपने बेटे की बहुत वारस थी और मेरे भाई मेरे पे जान निछावत करते थे। जब मैंने बाज मानी मेरे भाइयों ने हाजिर हो जाना, मैंने कहना नहीं भाई, मैं बच्चों पे गुजार रही हूँ, मैं बच्चे पढ़ जाएंगे, सब कुछ मेरा बच्चे ये। मैंने तो यही कहा था कल को मैं मर भी जाऊं मुझे दुख ना हो, मेरे बच्चे मेरे पढ़ जाएंगे और थोड़ी सी अल्लाह भी मुझे जिंदगी दे दे, मैं इलाज नहीं कराऊंगी। मैं जवानी में बेवा हो गई और मैंने बच्चों को गुजारा किया। लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। साफ किया जाए जैसे मेरे बच्चे के साथ किया वैसे उनके साथ किया जाए, मेरी आंखों के सामने किया जाए। लेकिन इन टीम से कहती हूँ नवाज शरीफ जो भी है मेरे साथ तावन करे, वो एक मेरा बच्चा नहीं था, वो पूरी दुनिया का बच्चा था। अल्लाह का वास्ता मेरे साथ तावन करे और खून का बदला खून दे। जैसे मेरे बच्चे की जुबान काटी है, मेरे सामने उनकी जुबान काटे और उनकी गर्दन भी काटे। मुदस्सरा का आपके घर आना जाना कब से था? 1 साल हो गया। पहले भी मेरे मियाँ की बहन बनी हुई थी, वो आती जाती थी, लेकिन वो उसको मेरा मियाँ कहता जा ये बेवा औरत है और बच्चे यतीम ने ये, और इनको दाखिले दवाए यूनिवर्सिटी में फ्री और उनकी फीसें भी माफ करवाई और सिफारिशें भी वो करवाते रहे। मुदस्सरा की उम्र कितनी है तकरीबन? मुदस्सरा की होगी 25-26 साल होगी, उससे भी ज्यादा होगी। 26 साल। वो उसने अब्दुल्ला को अगवा किस लिए किया था, क्या मौक़िफ़ क्या है उसका? उसने ये कहा था कि इसके पास पैसे बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरे पास जो आते थे मैं बच्चों के लिए वो वक्फ कर देती थी कि मेरे बच्चे 1 करोड़ उन्होंने कहा आप अपने बच्चे के लिए दे दे, नहीं था वरना आपको और आपके दोनों बच्चों को हम मार देंगे। लेकिन इतनी बात करके उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। आपने उसने ये भी कहा जो आपने मजमा लगाया हुआ है ये अच्छा नहीं किया तुमने। लेकिन मैं डर गई थी और मैंने भाइयों को कहा भाई रहने दे, आप आ जाए, मेरा बच्चा मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोबारा फिर उन्होंने 2 दिन बाद फिर कॉल की, उन्होंने कहा तुमने पुलिस को बता दिया, पुलिस हमारी खरीदी हुई है, जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी डालते हैं जैसे ऐसे हम पैसा उनको डाल रहे हैं। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो मुदस्सरा जो है वो किस हद तक लालची हो सकती है, किस हद तक? मुझे ये तो पता था कि लेकिन वो पैसे का बहुत लालच करती है, वो पैसे के लिए माँ दी मरती थी। मैंने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है। मेरे पास जो किराया आता था लेकिन वो मैं बच्चों की फीसें भर देती और एक माँ का राशन ले आके रख लेती, तो लेकिन दवाई की जरूरत पड़ती तो लेकिन मैं अपनी दवाई ना लेती। बस अल्लाह ताला मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मेरे बच्चे अपना घर खुद संभाले, फिर मुझे बहुत भी आ जाए, मुझे कोई तकलीफ ना होगी। अब्दुल्ला आपके कौन से नंबर का बच्चा था? 3रे नंबर का मेरा बेटा था। इस अब्दुल्ला से छोटा भी कोई आपका बच्चा है? नहीं, वही छोटा था, 1.5 साल का था जब उसके अब्बू की डेथ हुई थी। आपने कहा कि आपने उसका स्कूल चेंज करवाया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको, उसका अब्बू ना दूसरा वकील था, एडवोकेट था, लेकिन जब वो उसको देखते थे सब कहते ये नियाज वकील है। मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि कोई मुझे ये ना कहे कि माँ अनपढ़ थी और बच्चों को नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने पैसे इकट्ठे, थोड़ी सी मेरे मियाँ की जमीन थी और मेरे मकान का किराया आता था, लेकिन उससे मैंने पेट काट के और निशात स्कूल में उसको दाखिल करवाया। और इधर की वो टीचर थी, उसको वहाँ ट्यूशन जाता था लेकिन वो मुझसे ट्यूशन नहीं लेती थी, कहती थी रिहाना ये बेवा हो तुम, तुम्हारे दिल की गहराई के साथ इसको पढ़ाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे कामयाबी दे अगर जितना आपका अच्छा है। मेरे बेटे ने 647 नंबर लाए और 25 नंबर कम हुए थे। मुझे पोजीशन लिया मुझसे 2 दिन पहले, मैंने किताब और सब कुछ लेके दिया। मुझे कहता था मम्मा मुझे पहियों वाला बैग चाहिए। मैंने कहा 15 तारीख को किराया मिलेगा बेटा, मैं आपको वो भी ला दूंगी। बच्चे को चाहिए था पहियों वाला बैग, लेकिन इंसान ने एक दफा फिर अपनी हवस की पैरोकारी में
वो औरत, वो लड़की जो इस घर में आती थी, इस घर के फर्द की तरह बर्ताव किया करती थी, उसी ने उस मासूम अब्दुल्ला की, जिसने अपनी ज़िंदगी की बेशुमार बहारें देखनी थी, जो उसका हक था, वो उससे छीन लिया। और दूसरी जानिब एक माँ है जो बेवा होने के बाद अपने बच्चों को अपने परों में दबाए इस रियासत की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी अपने कंधे पे उठाए हुए है, जहां उसको वो मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, जिसका इलाज बड़ा ज़रूरी है, वो उस इलाज को भी इग्नोर किए हुआ है सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए। इन जैसे लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जो सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर हमें मिलेंगे। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान के और 4 सूबे भी हैं जिनमें ऐसे बच्चों की तादाद लाखों बल्कि करोड़ों से क्रॉस हो जाएगी। तलाल, आपकी एज क्या है? मेरी 11 है। 11। और अब्दुल्ला, आप सबसे छोटा भाई था आपका? हाँ जी। आप सबसे बड़े हो? हाँ जी। तो अब्दुल्ला को पढ़ाने वगैरह में आप मदद करते थे? जी अंकल जी। कैसा था वो पढ़ाई में? वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था, मेरे से भी आगे था। आपसे भी अच्छा था पढ़ाई हाँ में? जी। आप भाइयों के साथ गली में रोजाना खेलते थे हाँ या जी, सिर्फ उसी दिन? हम दोनों हमारे अपने दोस्त के साथ खेलते थे, उससे भी खिलाते थे अपने साथ। अब्दुल्ला को? हाँ जी। उस दिन क्या हुआ? अब्दुल्ला आपको पता नहीं लगा, चला गया साइड पे, जिसको वहाँ पे कोई उस औरत वक्त ले ना गई? मैं ना ऊपर मेरे मामू का बेटा और मैं खेल रहे थे नीचे। वो ना कह रहा मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ। फिर ऊपर गया वो, इसने नीचे ने मुझे दे दिया। फिर मैं ऊपर वो फिर लेके फिर दिए। वो कह रहा मैं अपने दुकान से चीज़ लेके आता हूँ। मैं वो इधर से गया इस गली में से, फिर नहीं आया था, इधर से मम्मा आ गई थी। फिर हमने ऊपर आए थे, मम्मा को पानी दिया था। मम्मा कहती नहीं पीना, कह रही अब्दुल्ला का मानी का मम्मा जी वो ना चीज़ लेने गया है। फिर हम ढूंढने लग गए थे। आपको कब पता लगा कि वो जो आंटी आपके घर आती थी उसने आपके भाई को उठाया? हाँ जी, हम पहले उन पे शक करते थे, अब तो उन पे जा रहा सब कुछ, उन पे सबूत है। नाज़रीन, बहुत सारे व्यूअर्स ने ये एतराज़ भी किया कि इन क्राइम स्टोरीज़ के दौरान जो बच्चों के साथ, बच्चों के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर जो असरात होते हैं, वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे सहाफ़ती इक़्तिदार उसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन ये बच्चे जो इस पूरी ख़ानदान के बच्चे जो 18 जनवरी के बाद से ये सूरत हाल देख रहे हैं, और आज करीबन 9 दिन के बाद जब उनको उनके भाई की, अपने सगे भाई की डेड बॉडी मिली है, तो उनकी कैफियत मेरे ख्याल में हमारी सहाफ़ती इक़्तिदार हमें नहीं रोकती कि उन बच्चों के तज्ज़ियात भी लें जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डेंट उनके दिमाग पे पड़ा है। ये वाक़या शायद अब इनके जहनों से दुनिया की कोई मशीनरी और कोई मेडिसिन कुरेद ना सके, और ये वाक़या सारी उम्र इनके सर पे आसेब की तरह मंडलाता भी रहेगा। बेटा, आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी एहतियात की होती उस दिन गली में, अब्दुल्ला को आप तीनों इकट्ठे रहे होते, तो आज भाई होता कुछ? अगर थोड़ी सी सेफ्टी की तरफ ध्यान देते? हम ना अपने मामू के कल कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे, वो ना उनकी मम्मा ना आती ना हम उधर ही होते अभी तक। आप जब मामा ने आपकी भाई को दूसरे स्कूल में एडमिट करवाया, वो दूसरे स्कूल जाना शुरू हो गया, तो आपको कोई कमी महसूस होती थी उसकी? हम हर रोज स्कूल में छोड़ के आते थे, लेके आते थे। हम उनके स्कूल में बात करते, कोई कुछ कमी है ना हमें बता देना, हम देंगे सर। आप बड़े भाई की हैसियत से जाके उसकी टीचर्स के साथ उनके सर से हमारी जो उनकी अकेडमी है उनसे इतला करते थे, सर जी कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद हमें बताना, कोई चीज़ नहीं है हमें बताना, हम देंगे। आप ये बताओ, आपको पता है कि अब्दुल्ला को क्यों इस तरह, अब्दुल्ला के साथ जो हुआ क्यों हुआ? मैं यही वज़ीर आला से यही कहना चाहूँगा, मैंने सर हम फांसी दी थे और मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे मेरा भाई कहाँ रहा उससे हमने उसे इस तरह ही मारा। वज़ीर आला कौन है? क्या होता है वो? शहबाज शरीफ।
नाज़रीन, उस मुल्क, उस कौम के बच्चों का IQ लेवल क्या होगा जहां पे 11 साल बच्चा ये जानता है कि उसके भाई का कत्ल अगर कोई बदला दिलवा सकता है तो इस सूबे के अंदर, सूबा पंजाब के अंदर एक ही शख्सियत है और वो है वजीर आला। और इस बच्चे ने उस वजीर आला का नाम तक ले दिया है। इस कौम को तरक्की करने से और इंसानियत की मेराज पे पहुंचने से कौन रोक सकता है? आपने कहा कि वजीर आला से आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका तीसरा भाई अब्दुल्ला वो आज आपके दरमियान क्यों नहीं है? पैसों की लालच में उसने मेरे भाई का फोन कर दिया। नाज़रीन, कौन बताएगा इन बच्चों को कि लालच जो पैसे का था, लाइफस्टाइल की एलिवेशन का था, मुख्तलिफ ग्लोरीज अचीव करने का था, 1 करोड़ रुपया, मंगेतरों का एक जोड़ा, उन्होंने तो ये सोचा होगा 1 करोड़ रुपया मिलेगा और ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। और इस क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद वो एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, कुछ पैसे का कारोबार करेंगे, कुछ छोटा मोटा सा घर ले लेंगे। लेकिन उन बदबख्तों को अंदाज़ा नहीं था कि 1 करोड़ रुपया तो हलाल से भी कमाया जा सकता था, लेकिन एक इंसानी जान को कत्ल अगर कर दिया जाए तो वो दोबारा इस दुनिया में पैदा नहीं की जा सकती। अब्दुल्ला की फैमिली यकीनन इस वक्त जिस कर्ब में मुब्तला है, जिस तकलीफ को विटनेस कर रही है, वो शायद तारीक बाब, वो नाखुशगवार बाब इनकी ज़िंदगी के साथ हमेशा नत्थी रहे। लेकिन इस सोसाइटी के चैम्पियंस, इस सोसाइटी के लीडर्स, इस सोसाइटी के अंदर से पैसे की हवस और मटीरियलिज्म की जितनी हवस बढ़ती जा रही है, उसको कुछ कम करके ऐसे बहुत से बच्चों को बचा सकते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको सुनाएंगे, जिसके बारे में इस फैमिली ने भी बताया कि पुलिस ने काफ़ी ताउन किया, मुल्तान पुलिस ने। नाज़रीन, कहते हैं बद से बदनाम बुरा। इसमें कोई शक नहीं, पंजाब पुलिस शायद ज़रूरत से ज़्यादा बदनाम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये बदनाम पुलिस भी कभी कभी ऐसे कारनामे सर अंजाम दे देती है जो कि शायद उनके रेगुलर निटोरियसिज्म के नीचे दब जाते हैं और वो ज़्यादातर आप तक नहीं पहुँचते। अब्दुल्ला अगवा और कत्ल केस में मुल्तान पुलिस ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर उन्होंने न सिर्फ उन कल्प्रिट्स को डिटेक्ट किया बल्कि उनको डिटेन भी कर लिया। ये सारा की सारी कार्रवाई किस तरह से हुई, ये जानते हैं RPO मुल्तान जनाब अमजद जावेद सलीमी से। इस केस के बारे में आपको पहली रिपोर्ट कब पहुंची? ये इस केस के सिलसिले में सबसे पहली रिपोर्ट उस वक्त आई जब मुलजमान ने टेलीफोन किया और उनसे तावान मांगा कि जी इतना तावान दे दो, आपका बच्चा हमारे पास है। तो वो जो है उस पर फिर पुलिस ने काम शुरू किया। सबसे पहले उस टेलीफोन नंबर पे काम शुरू किया, वो किसका टेलीफोन था, किसके नाम से मिस हुई थी, और उसका CDR लेके पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। हमारे लिए ये बड़ा टॉप प्रायोरिटी केस था, इसलिए कि एक तो ये बच्चा था और दूसरा तावान का वैसे ही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उस पर फौरी तौर पे जो हमने काम शुरू किया तो उस पर पता चला कि ये इस तरह कॉल जो है वो खानेवाल से आई है और खानेवाल के वो ट्रेस हुआ वो आदमी जिससे जो बाद में पकड़ा गया और सारा जो है उसको चेन पता चला। उसमें वो बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी सामने आई कि वो एक लड़की है जिसका नाम मुदस्सरा है और उसने अपने फयान से उसका नाम डाहा, एक लड़का है हसन जावेद खान डाहा, वो उसके साथ उसकी मंगनी हुई थी। उसके साथ मिलके उसने प्लान बनाया। उसकी इस लड़की की माँ जो थी वो उस बच्चे की माँ की बड़ी फ्रेंड बनी हुई थी, बहनें बनी हुई थी, आपस में आना जाना था उनके घर में। तो ये चंद दिन पहले भी इन्होंने वो दौरान तफ्तीश बात सामने आई है कि 15-20 दिन पहले भी उन्होंने ये प्लान बनाया था, लेकिन वो फिर वो प्लान जो है अपना एग्जीक्यूट नहीं हो सका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उन्होंने ये बच्चे को उस दिन उठा के फिर उन्होंने इसको खानेवाल भेज दिया। खानेवाल एक आदमी, न्याज नामी आदमी, उसके घर में रखा। तो उसकी बीवी ने अगले दिन उसे कहा कि ये बच्चा कहाँ से लेके आ गए हो, किसका बच्चा, फ़ौरन वापस करके आए। जब उन्होंने बच्चा, उसकी बीवी ने शोर मचाया कि वापस करके आओ,
तो इस फिर इन्होंने देखा कि इससे जब हम बच्चा राज खुल जाएगा तो फिर उन्होंने ये बड़ा ग्रूसम एक्ट किया, बड़ा हीनियस एक्ट किया अनडाउटेडली, और ख़ास तौर पे औरतों का ये प्लान करना ये ज़्यादा हीनियस है इसके अंदर। ये एक डिफरेंट डायमेंशन है अनडाउटेडली। मुझे ये बताइएगा कि अमूमन इस तरह नहीं होता। हमने कुछ पहले भी प्रोग्राम किए जिसके अंदर बच्चे अगवा हुए, लेकिन पुलिस ने इतना एब्रप्ट रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपके केस में कुछ फॉर्चुनेटली एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी वजह से आप ये रिजॉल्व करने में कामयाब हुए, या पुलिस की अपनी एंक्शसनेस थी? नहीं, देखिए ये मैं तो इसको एज ए प्रायोरिटी केस लेता हूँ। अब्दुल्ला कत्ल केस में 1 करोड़ रुपया तावान मांगा गया। इंटेरोगेशन में कुछ चीज़ सामने आई कि वो मुलजमान जो कि उनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे, उनको पता नहीं था कि इतनी मालियत, इतना पैसा नहीं है निकाल सकते। नॉर्मली ऐसे होता है कि तावान मांगने वाले ज़्यादा ही मांगते हैं, फिर उस पर वो बार्गेन करते हैं। वो चूंकि उन्होंने एक अपना टारगेट रखा होता है, जब वो मांगते हैं तो 1 करोड़ मांगते हैं, तो फिर 1 करोड़ मांगने वाले को ही ज़्यादा मिलेगा ना। तो जो मांगेगा ही थोड़ा, उसको फिर उन्होंने प्लान यही किया होगा कि हम ज़्यादा मांगेंगे, फिर जहाँ पे बार्गेनिंग हो जाएगी तो ठीक। आप इस केस में मुलजमान ने क्या बताया कि 8 साल अब्दुल्ला को कत्ल करना नागुज़ीर क्यों हो गया उनके लिए? वो बेवकूफ़ी उनकी कह लें कि इसमें कि ऐसी, जब उनको उसकी जिस घर में रखा हुआ था उस खातून ने शोर मचाया कि ये बच्चा किसका है, छोटा बच्चा, आप वापस करके आओ। उसके बाद इन्होंने उस बच्चे को उठा के वहाँ से ले, फिर इनके पास कोई इनको जगह नहीं मिली उसको रखने के लिए, और फिर इनको शक हो गया कि ये बच्चा जो है ना ये तो बता देगा, और ये बड़ा हीनियस केस है। तो इसी तरह क्रिमिनल बेवकूफ़ से होते हैं, उन्होंने भी ये बेवकूफ़ी कर ली कि इसको अपना ख़त्म ही कर दें ताकि जो हमारा सबूत है वो कोई ना रहे। तो अब इन दोनों को सज़ाएं होंगी, बहुत जल्दी हम इसको स्पीडी ट्रायल में लेके जा रहे हैं केसेस को, ये जो मौजूदा 780 में केसेस में, तो इसमें सज़ाएं होंगी तो फिर लोगों को समझ लग जाएगी कि ये इतना आसान काम नहीं है। नाज़रीन, थाना शाहरुख आलम मुल्तान यही वो जगह है जहां पे उन 3-4 प्राइम कल्प्रिट्स को डिटेन किया गया है। उन सफाक, उन खबीस किस्म के इंसानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने ये जुल्म उस गरीब ख़ानदान के ऊपर क्यों ढाया जिसका 8 साल बच्चा उन्होंने 1 करोड़ तावान के लालच में कत्ल कर दिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके नाम के बाद हम बहुत चाव और लगन के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, कहते हुए इस दुनिया से चल बसे, तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। मैं इस वक्त एक ऐसी बदकिस्मत और मकरू औरत के साथ खड़ा हूँ जिसको अल्लाह ने माँ बनाया, माँ के रुतबे पे फाइज किया, लेकिन इस औरत ने एक और माँ की औलाद को अपनी लालच, अपनी हवस के बदले कत्ल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नसीम अख्तर। अब्दुल्ला के घर वालों के साथ तुम्हारा मिलना मिलाना कब से था? 12 साल हुए। 12 साल में तो बड़ी उनसियत डेवलप हो जाती है, घर के जानवरों से भी प्यार हो जाता है। तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया कि इस औरत, ये बेवा औरत जिसके घर तुम 12 साल से आ जा रही हो, जिसके शौहर ने तुम्हें अपनी बहन बनाया हुआ था, तुम इसी के बच्चे को अगवा करके पैसे निकलवाओगे? मैं नहीं मेरे बच्चा किया, मेरे वो बच्चे सी मैं पाले आ, हत्थां नाल पाले, गूं मूत मिद्धे वा। मेरे बच्चों ने भी उन्होंने गूं मूत मिद्धे आ। मैं उन्होंने खवाउंदी रही, पियाउंदी रही। मैंने फोन करके सादी आ, कहंदी बच्चों नूं लै जा। मैं लैण गई हाँ ते तलाल कहंदा भी आंटी मैं नहीं जाना, मैं ना कंप्यूटर उत्ते वीडियो वेखणी आ ते नौं वाला ड्रामा वेखांगे ते फिर तूं साडे कोल ही सौं जी। मैं उत्थे ही बैठी रही उन्हां बच्चों दे कोल। मैं अब्दुल्ला नूं भी छत ते लैके चली गई हाँ, अब्दुल्ला भी मेरे कोल बैठा रहा वा। फिर धुप्प चली गई, फिर मैनूं बुखार चढ़िया, मैं थल्ले आ गई हाँ।
ਤਲਾਲ ਹੁਣੀ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ चला गया। वाशरूम तो थले मैनू नहीं पता लगा किहड़े वेले उतर गया, मैं उरे बैठे सी। अब्दुल्ला था वहाँ पे? हाँ, अब्दुल्ला मेरे कोल थले चला गया सी तलाल होना दे कोल। अगवा कैसे हुआ? तलाल मैनू ये नहीं पता हैगा, मैनू अल्लाह जानदा खड़ा कि मैनू अब्दुल्ला दे अगवा होने दा नहीं मैनू पता। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये दिस ओल्ड लेडी इज ट्राइंग टू प्रिटेंड हरसेल्फ द मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर ऑफ दिस हीनियस क्राइम। उसकी बेटी मुदस्सरा, इससे भी बात करते हैं। मुदस्सरा, ये प्लान किसका था, किसके दिमाग की तख्लीक था, किस तरह से तुमने इस पे काम करना शुरू किया? ये प्लान हसन और मेरा ही था। ये प्लान हसन और मेरा ही था। हसन और तुम्हारा था? हाँ जी। कब, कितने महीने पहले, कितने दिन पहले तुम्हें ख्याल आया कि इस तरह से अब्दुल्ला को या किसी बच्चे को अगवा करके हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं? बहुत ज़्यादा दिनों का, ये महीनों का नहीं था। ये हसन ने ही मुझे दिया था, क्योंकि हम लोग आंटी के घर आना जाना तो वो पूछते रहते थे कब आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, किस तरह, तो मतलब पूछता रहता था। फिर उसी ने ही मुझे एक दिन आइडिया दिया था कि इस तरह बस तुमने ना बच्चे को लाना है। वो मैंने पूछा था तो कहते टाइम आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। हसन कौन है और क्या है? मेरी उनसे मंगनी हुई थी। कब से हुई है मंगनी? 4 साल से। 4 साल से। हाँ, हसन पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटी में था? नहीं, वो लंदन से पढ़ के आए हैं। लंदन से पढ़ के आया था? क्या पढ़ के आया था लंदन से? वहाँ से A लेवल्स, यहाँ से O लेवल्स करके गया था, वहाँ से फिर शायद A लेवल्स किया था। तुम कितना पढ़ी हुई हो? मैं MA कर रही हूँ। पैसा ज्यादा सारा जल्दी से पैसा कमाना चाहते थे ताकि लाइफ सेटल कर लो? नहीं, मेरे पास अपना तो सब कुछ ही था। उनका मतलब उनके चाचा वगैरह ने कुछ लिया हुआ था या उनके माइंड में जो भी था, उन्होंने एट द स्पॉट मुझे कुछ नहीं बताया हुआ था। कब पता लग गया कि ये इसका ये इरादा? जब इन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया था उनके बारे में, तो तब मुझे थोड़ा हुआ था। तो इन्होंने कहा था मतलब मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें खुद ही मतलब बाद में बता दूंगा। अब्दुल्ला को अगवा करने वाले दिन क्या एक्टिविटी रही? किस तरह से तुम और तुम्हारा मंगेतर आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे और किस तरह से तुमने अब्दुल्ला को उठवाया? यही उन्हें कहीं अब्दुल्ला को फॉलो वगैरह करता रहा, तो इसी ने मुझे कॉल करके बुलाया था कि बाहर आओ ना जल्दी। तो फिर इसने कहा बस तुम पीछे पीछे चलती हो। उस वक्त ये काफ़ी अपने घर से काफ़ी आगे निकल के जा चुका था। फिर उसने मुझे बताता कि इधर से आओ, इधर से आओ। फिर ये मुझे अंडर पास से थोड़ा पीछे करके मिला था अब्दुल्ला। मैंने घर से नहीं इसे लेके गई थी, ये ऑलरेडी बाहर ही था। तुमने उसे क्या कहा अब्दुल्ला को? क्या अब्दुल्ला कहाँ चले? उसे मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहता इधर ही हूँ। मैंने कहा चलना है मेरे साथ? कहता हाँ चलो। फिर अभी हम बातें कर रहे थे, वो कुछ खा रहा था, तो आगे गए हैं। तो आगे फिर वो हसन इधर दूसरी साइड से बाइक पे आ गया, इसने आके बाइक रोका, तो फिर हम बैठ गए और चले गए। फिर कहाँ गए तुम लोग? वो उस जगह का उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर वो ये जो थे ये वहाँ पर आगे खड़े थे। उस टाइम मैंने इन्हें नहीं देखा था, ना मुझे पता था, ना उस टाइम मुझे जगह का पता था। ये आगे खड़े थे। इससे पहले तुम्हारी मुलाकात थी उससे पहले? नहीं, मुझे नहीं इनका पता। तुम्हारा नाम क्या है? नियाज मोहम्मद जी। मुदस्सरा और उसके मंगेतर ने तुम्हें बच्चा हैंड ओवर किया? जी जी। उससे पहले क्या तुम्हारी डील हुई थी? सर हमारी कोई डील भी नहीं हुई थी। इन्होंने मुझे तकरीबन 6-7 अंधेरा हो चुका था जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया भी हसन बोल रहा मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं कहा खैर है यार, तू मेरे पास, तेरे साथ एक काम है यार। मैं कहा चलो ठीक है आ जाओ। जब वो उधर आया, मैं अपने डेरे पे था, तो ये और दोनों मोटरसाइकिल पे आए। 71 61 इनकी गाड़ी का नंबर है। वो मेरे पास आए, कहने लगे यार ये मेरी तेरी भाभी के साथ कोई मसला हुआ है, ठीक है ना। सुबह मैं अपनी अम्मी के पास। के साथ? किसके साथ? अपने घर वाली के साथ। मुझे बता रहा था ना। शादी हाँ, हुई थी? नहीं सर, तुझे नहीं पता था? मुझे नहीं पता था ना पहले, मुझे इतना अनजान ही नहीं था, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कहने लगा यार ये ना मेरी तेरी भाभी के साथ मसला हुआ है, मैंने मुल्तान में नई शादी की है, तो तू ऐसे कर भी इसको अब्दुल्ला को इधर रख, तो सुबह मैं ले जाऊंगा। मैं कहा भी चलो ठीक है। बच्चा तेरे पास जब आया, बच्चे ने तुझसे क्या बात की? पूछा अंकल सर कौन हो कुछ तुम? नहीं पूछा, मुझे कुछ नहीं उसने बताया ना। मैंने कोशिश की, जब मैं घर आया ना। 8 साल का बच्चा तेरे साथ जा रहा है? 8 साल का? जी जी। 8 साल का बच्चा जिसका दिमाग बड़ा काम करता है? जी बिल्कुल। वो तेरे साथ जा रहा है? हाँ जी। उसने तुझसे कोई बात नहीं की? तूने उससे कोई बात नहीं की? सर बस वो जानवरों में फिरता रहा ना, अंकल ये क्या, अंकल ये क्या। फिर वो उधर मसलन चले गए, घर चले गए। मेरा बेटा भी एक ही है,
फिर उसके साथ वो बाजार में भी गया, सारे गया। तावान की रकम 1 करोड़ रुपया किसने वो की थी? ये मुझे भी आंटी के घर से पता चला था कि फ़ोन आया तो वो 1 करोड़ रुपया मांगे। हसन मंगेतर तुम्हारा, हाँ जी। अगवा का मंसूबा तुम्हारा, उस खानदान के साथ राब्ते में तो तुम थे ना? हाँ जी। तो तुम्हें पता होगा कि उस खानदान की माली इस्तेदाद कितनी है? ऐसे उनकी ही? तो नहीं, हाँ जी, नहीं है उनकी। नहीं, उनकी तो इतनी इस्तेदाद नहीं है। तो फिर जब उसने प्लान बनाया तो बोली नहीं आगे से? मुझे उसने ये नहीं बता, अंदर वाली बातें उसने कुछ भी नहीं बताई थी। कहा फ़ोन पे बात ना करो और ये इस तरह कुछ भी ना पूछो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलो, जब तुम्हें पता लग गया कि अब्दुल्ला अगवा हो गया, 1 करोड़ रुपया मांगा है और कोई 30, 40, 50 लाख के ऊपर सेटलमेंट हो जाएगी, तो मंसूबा क्या था तुम्हारा? मुल्क छोड़ के बाहर जाने का या यहीं पे कुछ नई ज़िंदगी शुरू करने का? नहीं, हम लोग, मेरे पेरेंट्स वगैरह तो हम लोग तो पहले ही जा रहे थे दुबई। पेरेंट्स वगैरह? हाँ जी, हम तो हाँ जी, हम लोग तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि हम चल जाएं। हम अपनी ज़मीन जो है वो सेल आउट कर रहे थे, इसी वो होती जैसी होनी थी हम लोगों ने चले जाना। ज़मीन कहाँ पे? जलालपुर पीरवाला। कितनी मालियत की ज़मीन है? 3 करोड़ की होगी। 3 करोड़ की? हाँ जी। अपनी ज़मीन? हाँ जी। बेटा, फिर तुम्हें ये गंदे जुर्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा जो तुम्हारे अपने भाइयों जैसा था, तुम्हारी माँ ने पाला था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ना, मुझे इसने मतलब पहले कोई बताया था। मुदस्सरा मैं तेनों हाफिज कुरान दी बनाया से तेरे दिल विच रहम नहीं सी, तेरे दिल विच कुरान सी। मोस्ट अमेजिंग पार्ट, ये लड़की न सिर्फ MA इंग्लिश करी बल्कि हाफिजा भी है कुरान की, और माँ कहती है कि मैंने तुझे हाफिजा बनाया था, तेरे दिल में रहम नहीं था। नाज़रीन, अब्दुल्ला अगवा और कत्ल केस में जो अहम किरदार पुलिस की तरफ से अदा करने वाले पुलिस अफसर हैं मकबूल हुसैन, जो कि DSP हैं मुल्तान सिटी के, हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। DSP साहब, ये केस जिसको बड़ा इफ़ेक्टिवली एड्रेस किया गया पुलिस की तरफ से, ये बताइएगा आप किस तरह से लीड्स इकट्ठी करते हो, मुलजमान तक पहुँचे? इसमें हमने उसके तमाम जानने वालों और अजीज़ों का जायज़ा लिया, तो उसमें हमें दौरान तफ्तीश ये बात किसी जगह से मिली कि एक लड़की, जवान लड़की इस हुलिया की बच्चे को साथ लेकर जा रही थी और बातें करते जा रहे थे। उससे आगे फिर एक और लीड मिली कि वही लड़की इस बच्चे को एक नौजवान के साथ मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जा रही थी। तो इस तरह हम इसको पर मज़ीद तफ्तीश की तो ये हम इस तक पहुँचे, लेकिन हमने, क्योंकि ये उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इनको हाथ डालने की बजाय हमने दूसरी साइड से भी तफ्तीश शुरू की। ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया। तो जो उसमें सिम इस्तेमाल हुई, जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ, हमने उसको टेक्निकली, अगरचे उसमें बहुत बड़ी महारत इस्तेमाल की गई थी, लेकिन हमने उसको दर तफ्तीश में ले जाकर जिस बंदे के कभी इस्तेमाल में मोबाइल रहा या सिम साल पहले रही, उस बंदे तक पहुंच गए। उससे पहुंचते पहुंचते फिर जिस जगह ये मोबाइल फरोख्त हुआ उस तक पहुंच गए, उससे खुलिया इस बंदे का, और वहाँ से फुटेज हासिल की। फुटेज हासिल करके फिर इसका लिंक इस तरफ देखा तो ये बंदा ट्रेस हुआ, निकला। अच्छा, मुझे ये बताइए कत्ल की क्या वजह बताई है मुलजिम हसन ने, क्योंकि वो जुडिशल हो चुका और हम उससे बात नहीं कर सके। उसने एक्सट्रीम कत्ल का फैसला कब किया? कत्ल का फैसला उस वक्त किया जब उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ और ये मुदस्सरा और उसकी वालदा को अंदाज़ा हुआ कि अब हम बच नहीं पाएंगे। तो जो, क्योंकि बच्चा हमें जानता है, अगर वो सामने आ गया तो हम फंस जाएंगे, तो इन्होंने फिर उसको जो मजबूर किया कि इसको कत्ल कर। 55 से 60 लाख आबादी पर मुश्तमिल यह शहर मुल्तान, जिसकी आबादी 98% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, इन 98% में कितने मुदस्सरा और उसके मंगेतर हसन जैसे इबलीस इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं,
इसका अंदाज़ा आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन अब शायद वो वक्त आ गया है जब आपको और मुझे यानी हम लोगों को ये सोचना है कि मुसलमान मज़हब के पैरोकार ये लोग इब्लीसियत की इस इंतहा तक किस वजह से पहुंच रहे हैं, और ये वजह वैनिटी फेयर की इबादत यानी कि माल और मता की इबादत के सिवा कुछ नहीं। इसको किस तरह से अपने सोसाइटी के अंदर पनपने से हमें रोकना है ताकि हमारे मुस्तकबिल की आने वाली नस्लें महफूज आबो हवा के अंदर सांस ले सकें। इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज की निस्बत बेहतर, महफूज और ताबिंदा होगा, अपने मेज़बान अहमद इमरान खान और हम लोग की पूरी टीम को शहर मुल्तान से, मदीनतुल औलिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।